स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हम जो फसलें हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। राइस पढ़ लिया था, वीट पढ़ लिया था, अब मैं पढ़ते हैं मिलेट्स। इनको मोटे अनाज भी कहते हैं, मिलेट्स को। दे आर आल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन, इन्हें मोटे अनाज के नाम से भी जाना जाता है। एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल, और इनको कम से कम लेस फर्टाइल मतलब जो उपजाऊ नहीं है ज़्यादा या रेतली भूमि है वहाँ भी उगाया जा सकता है। जैसे बाजरा वगैरह होता है ना, वहाँ पर आपको पता है बाजरा राजस्थान में पैदा होता है। इट इज़ ए हार्डी क्रॉप्स दैट नीड लो रेनफॉल, ये एक सख्त क्रॉप्स होती है जिसको कम से कम रेनफॉल की ज़रूरत होती है। एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, और ज़्यादा और सामान्य तापमान की ज़रूरत होती है। एंड एडिक्वेट रेनफॉल, और मतलब बारिश होती है, ठीक है, मतलब जैसे आम नॉर्मल बारिश होती है इस तरह की ज़रूरत होती है। और आपको पता है बाजरा जो है वो सावन भादों इनके महीनों में उगाया जाता है। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर नोन इन इंडिया, ग्रोन इन इंडिया। अदर कंट्री आर नाइजीरिया, चाइना, नाइजर, इनमें बोई जाती है बाजरा, रागी और ज्वार। उसके बाद है मैजे। मैजे का मतलब होता है जो आपका मकई की खेती होती है उसे मैजे बोलते हैं। मैजे रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, उसमें सामान्य तापमान की ज़रूरत होती है। रेनफॉल, सामान्य रेनफॉल, एंड ए लॉट ऑफ सनसाइन, और सनसाइन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इट नीड वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, अच्छी तरह से संचित भूमि, मतलब पानी ऐसा होना चाहिए कि समय समय पर दिया जा सके, और फर्टाइल भूमि की ज़रूरत होती है। मैजे इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, मैजे नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको में ज़्यादा उगाया जाता है। अमेरिका में तो ये खाद्य मतलब ज़्यादा फूड के रूप में प्रयोग होता है, तो बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। उसके बाद जो अगला है वो है कॉटन। कॉटन कपास होती है जिससे कपड़े बनते हैं। कॉटन रिक्वायर्स, कॉटन के लिए काली मृदा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो भारत का मध्य पार्ट है, जहाँ लावे से बनी हुई धरती है हमारी मध्य भारत की, पठारी क्षेत्र जो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें पठारी क्षेत्र है जहाँ जो मिट्टी है वो लावे के ठंडा होने के कारण बनी है। तो वो मिट्टी, क्योंकि ये मिट्टी पानी ज़्यादा सोखती है, और जब ये सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हवा पास होती रहती है, ज़्यादा इसे प्लगिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। तो कॉटन को आपको पता है आजकल कॉटन उगी हुई है, तो रिक्वायर होता है टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जब इसे बोते हैं तब। लाइट रेनफॉल, ठीक ठीक बारिश की ज़रूरत होती है, ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती। 210 फ्रोस्ट फ्री डेज, 200-250 जो दिन हैं वो बिना कोहरे वाले दिन की ज़रूरत होती है। ब्राइट सनलाइट, क्योंकि जब उसका फ्रूट आता है ना तो उसको खिलने के लिए ज़्यादा सनसाइन की ज़रूरत होती है, इसके ग्रोथ के लिए भी। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक सोयल, ब्लैक एंड एलुविलियल सोयल ज़्यादा ज़रूरी होती है, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी। चाइना, यूएस, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट, ये देश हैं, नाम याद रखना। ये लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कपास के, तो इसका मतलब चाइना में सबसे ज़्यादा कपास होती है। इसको मैजे जो है, मैजे के बारे में एक शॉर्ट नोट है। मैजे इज आल्सो नोन एज कॉर्न, इसे भुट्टा भी कहा जाता है, कॉर्न भी कहा जाता है। वेरियस कलरफुल वैरायटी ऑफ मैजे आर फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड, और बहुत तरह के मैजे के कलर जो हैं वो पाए जाते हैं। देखो ब्लैक ब्लैक भी दिख रहा है, पीला, हमारे यहाँ ज़्यादातर पीला ही मिलता है। उसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट में लिखा हुआ है कॉफ़ी को किसने डिस्कवर किया। ये बताते हैं कि अरेबियन देशों में एक चरवाहा जो है वो गोट पालन करता था। जब उसने देखा कि गोट जो है वो कॉफ़ी के बीज खा के थोड़ी सी मस्ती में नाचने लगती हैं, तो ये पता चला कि इसमें कोकिन वगैरह होती है। तब से वो कहते हैं कि वहाँ से ये शुरू हुई। देयर आर डिफरेंट वर्जन अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं। इन अबाउट AD 850, मतलब 850 ईस्वी में, कलंदी एंड अरब गोट हर्डर, एक कलंदी नाम का
बकरी पालन करने वाला था, who was puzzled by the cyrenaic ticks of his flocks, tested the barrier of the evergreen bush on which the goats were feeding on experience। और उन्होंने देखा, वो बड़ा पजल हुआ कि गोट्स जो हैं वो ये झाड़ी जो होती हैं उनको खाने के बाद जो है वो उनका अलग से एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। तो उस इस तरह से इस एक्सपीरियंस ने से उसे खोज हुई कि किस तरह से जो कि कॉफ़ी का यूज़ है वो वर्ल्ड भर में फैला, पता चला, लोग पीने लगे और उसके बाद इसका प्रचार हुआ। भारत में ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक में, और बहुत तरह की कॉफ़ी, अच्छी अच्छी कॉफ़ी जो है वो कर्नाटक में पाई जाती है। तो हम पढ़ रहे थे कि कॉटन कहाँ कहाँ उगती हैं। यूएस में, चाइना में, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, धागा की कंपनी, उनके लिए एक मेन रिसोर्स रॉ मटेरियल होता है। उसके बाद है जूट। जूट वाज आल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा इसका हिंदी में नाम है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को। जूट शायद आपने नहीं देखा होगा, हरियाणा वगैरह में भी जूट उगाया जाता था। जो आपकी चारपाई होती है ना घर में, बोरी होती है, वो जूट से बनती है। इस तरह से एक जूट का लंबा सरकड़ा सा होता है, इसको पानी में भिगो दिया जाता है कच्चा काट के कई दिनों तक। जब इसमें स्मेल पैदा हो जाती है तो इसको निकाल लिया जाता है। इससे क्या होता है, जब इसको यहाँ से तोड़ते हैं तो इसके ऊपर से रेशा उतरता है जूट, इससे लकड़ी से। तो इस तरह से इसको जूट को उगाया जाता है। और ये ज़्यादातर दलदली भूमि, जो ये हमारी ये बना दिया मैंने इलाका, बांग्लादेश और असम और कुछ पश्चिमी बंगाल, इनमें ज़्यादातर ये जूट उगता है। क्योंकि एक पौधे को उगने के लिए एक विशेष तरह की कंडीशन की ज़रूरत होती है जो वहाँ है। गोल्डन फाइबर कहा जाता है, इट ग्रोज वेल ऑन अलूवियल व्हील एंड रिक्वायर हाई टेम्परेचर। ये जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है वहाँ उगता है, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और टेम्परेचर हाई होती है। जो ये क्षेत्र हमारा, यहाँ पर देखो, यहाँ से गंगा यमुना की जितनी भी वो हैं नदियाँ यहाँ से होकर बहती हैं और यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इनके पास जलोढ़ मिट्टी तो काफ़ी है। फिर यहाँ समुद्र के किनारे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, मतलब 20-35 डिग्री सेल्सियस तापमान आम रहता है। तो और हैवी रेनफॉल होती है। ये इलाके गहरी वनस्पति वाले क्षेत्र होते हैं। तो भारत में हैवी रेनफॉल सबसे पहले आपको पता ही है, असम में एक चेरापूंजी की जगह है मेघालय में, वहाँ होती है। तो हैवी रेनफॉल वाले और ह्यूमिड क्लाइमेट तो है ही। ह्यूमिड का मतलब होता है आर्द्र, आर्द्र मैंने गीला। ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब होता है ऐसी क्लाइमेट जिसमें पानी हवा में ज़्यादा हो, जैसे ओस ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा हो, शुष्क ना हो जलवायु। और समुद्र के किनारे वो क्षेत्र हैं तो आपको पता ही है वहाँ से हवाएं जो हैं वो पानी लेती हैं भाप के रूप में, तो वो ज़्यादा ह्यूमिड इलाका है। दिस क्रॉप इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरिया। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। भारत और बांग्लादेश में, वैसे बांग्लादेश में ज़्यादा जूट पैदा होता है क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ तो सारा बांग्लादेश भी हमसे ही निकला है, हमारे देश से ही। तो सारी फैक्ट्रीज बांग्लादेश चली गई और ज़्यादातर उत्पादन का क्षेत्र भी वहीं चला गया। तो जूट इसलिए बांग्लादेश में ज़्यादा पैदा होता है। कॉफ़ी रिक्वायर वार्म एंड वेट क्लाइमेट। कॉफ़ी के उगने के लिए गर्म और वेट क्लाइमेट, वेट मीन्स आर्द्र तरह का, जिसमें ज़्यादा नमी हो, इस तरह के वातावरण की ज़रूरत होती है। एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सोइल, और ऐसी सोइल जो ज़्यादा सिंचित हो, लोमी दोमट मिट्टी हो। हिल स्लोप्स, और हिल्स पे स्लोप्स बने होने चाहिए ऐसे। इनका क्या होता है, इनकी जड़ों में पानी नहीं रहना चाहिए लेकिन बरसात होती रहनी चाहिए। हिल स्लोप पे ये पैदा होती है।
आर मोर स्टेबल फॉर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। हिल पहाड़ियों की जो स्लोप होती है, फिसलन भरी जगह होती है, वो ज़्यादा होती है इसके लिए स्टेबल, कॉफ़ी के उगाने के लिए। ब्राज़ील एक देश है, आपको पता है, दक्षिण अमेरिका में, वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और बाय कोलंबिया एंड इंडिया, लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा, उसके बाद कोलंबिया और उसके बाद इंडिया में कॉफ़ी पैदा होती है। टी भारत में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि असम वगैरह के इलाके जो है स्लोपी इलाके हैं, यहाँ पर टी का पौधा उगाया जाता है। बारिश होती रहती है, जड़ों में पानी ठहरता नहीं है, तो ये टी का पौधा अच्छी तरह से डेवलप करता है। चाय के बड़े बड़े बागान जो हैं वो भारत में अंग्रेजों ने लगाने शुरू कर दिए थे। ये 1857 की क्रांति में आप टी प्लांटेशन वाले लोगों के बारे में आप पढ़ते हो। टी इज ए बेवरेज क्रॉप्स ग्रोइंग ऑन द प्लांटेशन। ये कमर्शियल खेती है, पैसा बहुत मिलता है इससे। दिस रिक्वायर कोल्ड कूल क्लाइमेट, ठंडे क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। एंड वेल डिस्टर्ब हाई रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, भाई इसकी पत्तियों पर पानी पड़ता रहे लेकिन जड़ों पर न ठहरे। थ्रो आउट द ईयर, सारी साल बारिश की ज़रूरत होती है। ग्रोन ऑन ए टेंडर लीव्स, इसकी पत्तियां बड़ी नरम होती हैं। इट नीड वेल ड्रेन्ड लोमी सोयल एंड जेंटल स्लोप्स, थोड़े स्लोप्स होने चाहिए, मतलब पहाड़ी इलाका होना चाहिए, भूमि समतल नहीं होनी चाहिए। समतल भूमि होगी तो इसके जो मतलब है जड़ों पर पानी रुक जाएगा तो पौधा खराब हो जाएगा। ये देखो, ये टी प्लांटेशन है, कई बार आप देखोगे जैसे पत्तियां तोड़ी जाती हैं लेबर्स के द्वारा। लेबर इज द लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स, और इसलिए पत्तियां तोड़ने के लिए बड़ी मात्रा में लेबर्स की जरूरत होती है। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये आपने मेजर फसलें पढ़ी, अब पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट क्या हुए खेती में। देखो, पहले खेती की जाती थी तो उसका कमर्शियल यूज़ कम होता था। अब बहुत सारे उद्योग लग गए हैं खेती के बेस पे, तो उन उद्योगों को चलाने के लिए इनका प्रोड्यूसिंग सिस्टम में भी बदलाव आया। मतलब प्रोडक्शन इनकी ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा मात्रा में नए नए बीज, मशीनरी, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग होने लगा। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर टू efforts made to increase farm production in other to meet the growing demand of increasing population। साथ साथ में वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी बढ़ गई। 200 साल में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1800 शताब्दी में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 अरब 3 अरब के करीब थी, बट अब 200 साल के बाद पॉपुलेशन 10 अरब हो चुकी है। तो मतलब कई गुना पॉपुलेशन बढ़ी। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ ही कृषि पर दबाव आया कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन का जो है वो नीड पूरी करे खेती। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, जंगल काटने शुरू कर दिए ताकि क्रॉपिंग का एरिया बढ़ सके। द नंबर ऑफ क्रॉप डाउन ग्राउंड इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटी, इसके साथ साथ पहले जो खेती होती थी वो सिर्फ बरसात पे नहीं डिपेंड करती थी, लेकिन अब खेती के लिए नहरें निकाली गई, ट्यूबवेल का यूज़ किया गया, बोरवेल लगाए गए। तो इस तरह से पानी, जहाँ पानी नहीं था वहाँ पानी पहुँचाया गया। फर्टिलाइज़र का यूज़ किया गया, पहले जैसे रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता था, जो केमिकल फर्टिलाइज़र, यूरिया, पोटास वगैरह जो कम फैक्ट्रियों में बनता है। पहले देसी खाद ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया, ह्यूमस के द्वारा बनाया गया खाद प्रयोग किया जाता था, बट अब ये फर्टाइल, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फर्टाइल करने के लिए इसका प्रयोग होने लगा। एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, और बहुत अच्छी किस्म के बीज जो अब उगाए जाने लगे। देखो इसका इसे जो जेनेटिक परिवर्तन कहते हैं बीजों में। एक पौधा होता गेहूं का, ये पौधा होता था गेहूं का, तो इसकी जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा होती थी, और जो ऊपर जो दाने आते थे, बैल बोलते हैं जिसको, वो बहुत छोटी होती थी। तो प्रोडक्शन 1 एकड़ में 10 क्विंटल मान के चलो कि इतनी होती थी। अब 10 क्विंटल मतलब 100 किलो, 1 क्विंटल में 100 किलो,
तो 10 क्विंटल में आप देख लो 1000 किलोग्राम गेहूँ होगा। बट इससे जो है बढ़ती हुई पॉपुलेशन की नीड पूरी हो नहीं रही थी। इवन भारत जैसे देश को भी गेहूं बाहर से खरीदना पड़ता था। तो अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस पौधे को के स्वरूप को बदल दिया, इसमें कुछ ऐड किया जेनेटिक रूप से, और पौधे की साइज तो ज़्यादा हो गया, छोटा हो गया, बट जो बाली आती है ऊपर उसमें दानों की संख्या बढ़ गई। तो प्रोडक्शन होने लगा। मान लो पहले क्या होता था, 10 क्विंटल होता था, अब 20 क्विंटल गेहूं होने लगे। ठीक है, अब तो 30-30 क्विंटल गेहूं भी हो जाती है। तो एक एकड़ जमीन में। तो इस तरह से क्या है, ये बीजों का कमाल ही है। हाई यील्डिंग बीज, हाइब्रिड बीज होते हैं जो। मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर इज आल्सो अनदर एस्पेक्ट। इसका मतलब ये नहीं इसके फायदे हुए, नुकसान भी बहुत हुए हैं इसके। एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इन चीज़ों को हो जब हम इरिगेशन की फैसिलिटी बढ़ाते हैं, नई मशीनरी का प्रयोग करते हैं, नए बीजों का प्रयोग करते हैं, फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहते हैं, कृषि का विकास कहते हैं। दिस अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। और इससे क्या होता है, इस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से खाद्य सुरक्षा में बढ़ोतरी होती है। मतलब जनता भूखी नहीं मरती। आप अब भी जैसे कोरोना के टाइम जब ये था कि भाई कहीं भूखी ना मर जाए जनता, लेकिन अब भी हमारे पास 10 सालों का अनाज, आगे की सालों का अनाज पड़ा हुआ है, तो भूखे मरने की कोई नौबत आएगी नहीं। एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। डेवलपिंग कंट्री विद लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर सब्सटेंसेस। देखो एग्रीकल्चर डिफरेंट देशों में डिफरेंट है। जो बड़े बड़े कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे जैसे देश जो विकास कर रहे हैं, बस उनके पास क्या है, छोटी छोटी लैंड है। जैसे हमारे यहाँ 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 15 एकड़ 16 एकड़ तो बहुत मुश्किल है हमारे यहाँ। तो क्या वो थोड़ी थोड़ी खेती करते हैं जिससे उनका गुजारा चलता रहे। बट जो बड़े बड़े देश हैं, अमीर देश हैं, वहाँ की सिर्फ 2%, हमारे यहाँ तो 50% के करीब लोग खेती करते हैं, 50% से भी ज़्यादा ही करते हैं। वहाँ सिर्फ 2% लोग खेती करते हैं, क्योंकि वहाँ जो जीविका के साधन है, वो जो सेकंड इनकम के साधन है और टर्सरी है, तृतीयक साधन है इनकम के, वो ज़्यादा है। खेती पर लोग सिर्फ 2-3% लोग खेती करते हैं। ऐसे में जो जमीन खेती, और वो देशों का एरिया बहुत बड़ा बड़ा है, तो इनसे बड़ा इन देशों में जो जमीन है वो एक एक व्यक्ति के पास कई हजार एकड़ जमीन है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो बहुत ही डेवलप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ तो एक सपरा करने के लिए ऐसे टंकी होती है और सारा दिन किसान जो है वो करता रहता है, बट वहाँ एरोप्लेन वगैरह से खेती की जाती है।